Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के दो कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने पढ़ लिया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 4 रिलेट करता है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टी से या कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट से, एक ही बात है। इसमें 3 तरह के लोगों को डिस्कस किया गया है, एक माइनर, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा कैटेगरी है तीसरी पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हमने माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका स्टेटस क्या होगा, कल के लेक्चर में हमने सीख लिया। इसमें प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं दो तरह के लोग, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिन्हें लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो माइनर के बाद हम स्टडी करते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सबसे पहले हमें डेफिनेशन को समझना है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब ये है ऐसे लोग जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको अंडरस्टैंड ना कर सके, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है वो क्या है, उनके मतलब को ना समझ सके। ये ना समझ सके कि कौन सी वाली कंडीशन हमारे फायदे में है, कौन सी हमारे नुकसान में है। ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट की बात है, कौन से टर्म उनके इंटरेस्ट में है, कौन सी टर्म उनके अगेंस्ट है, इसको जज ना कर सके, इसे कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूं तो वो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो अपना अच्छा बुरा ना समझ सके, जिसे पहचान ना हो क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए गलत, उसे कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया अनसाउंड माइंड, तो उन्होंने इसको समझ बूझ को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट किया कि जो अपना कॉन्ट्रैक्ट में क्या उसकी भले की चीज है, क्या बुरी की चीज है, नुकसान की, उसको ना समझ सके। एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं, 3 एग्जाम्पल दिए उन्होंने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। ये तीनों एग्जाम्पल समझिएगा जरा, क्योंकि आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे लीगल स्टेटस क्या है तो वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का अनसाउंड माइंड है। एक है ऐसा पर्सन जो कि परमानेंटली पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, परमानेंटली, जो बाय बर्थ पागल है, जो बाय बर्थ पागल है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन। इसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन। अल्लाह ने नाम दिया उसका स्पेसिफिक पर्सन का मतलब ऐसे जनरली तो ये नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा जो बाय बर्थ पागल है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक पर्सन। ये परमानेंटली पागल है, ये कभी भी होश हवास की बातें नहीं करता, होश में नहीं आता, फिर ऐसी बात है। फिर दूसरा ऐसा पर्सन जो कि नॉर्मली साउंड माइंड का है, नॉर्मली साउंड माइंड का है, कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बन जाता है। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं जितने भी नशेई लोग हैं, ठीक है, इतना नशा किया हो कि वो बुरे भले की तमीज ना पहचान सकते, थोड़े बहुत ही है, लेकिन इतना कि बुरे भले की तमीज भूल जाए, तो वो ड्रंकन पर्सन जो नशा किया हो जिसने, वो देखिए नॉर्मली सारा दिन ठीक रहता है, जैसे ही शाम होती है सूड़ा लगाता है पहुंच जाता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, ये कौन सा यूजुअली साउंड माइंड, शाम को अनसाउंड माइंड बन जाता है। दूसरे एग्जांपल है ऐसे लोग जो कि बहुत शदीद बुखार की कैफियत में हो। अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी को डेंगू हुआ हो तो उनको अंदाजा होगा जब डेंगू बुखार शिद्दत में होता है ना, इंसान को कुछ पता नहीं चलता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन बंदा क्या जा रहा है। तो डिलीरियस फ्रॉम फीवर, अगर शदीद बुखार की कैफियत में हो और उसे कुछ समझ ना रही हो उसके इर्द गिर्द क्या, तो वो भी नॉर्मली साउंड, जब ठीक था साउंड माइंड, अब आजी तौर पे हुआ और ज्यादातर वो ठीक रहता है, कभी कभार पागलपन का दौरा पड़ गया। और थर्ड है यूजुअली अनसाउंड माइंड, जो नॉर्मली अनसाउंड रहता है, कभी कभार होश हवास की बातें करता है। जैसे अगर आप पागलखाने में निकल जाएं, पागलखाने में पैसे विजिट करने के लिए, तो वहां पे आपको बहुत से पागल ऐसे मिलेंगे जो सही बातें कर रहे होंगे, मतलब उनका इलाज चल रहा होता है, लेकिन वो स्टेज पे होता है कि उन्हें हाँ कभी कभार दौरा भी पड़ता है उनके ऊपर। तो ऐसे लोग जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड के हैं,
कभी कभार होशो हवास की बातें करते हैं। ये है यूजुअली अनसाउंड माइंड। तीनों कैटेगरी समझ आ गई। उसने अनसाउंड माइंड को तीन तरह से क्लासिफाई किया। हमेशा के लिए अनसाउंड माइंड, हमेशा के लिए अनसाउंड माइंड, ज्यादातर साउंड कभी कभार अनसाउंड, और ज्यादातर अनसाउंड कभी कभार साउंड। तीनों में फर्क समझ आया? वो कहते हैं अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका स्टेटस क्या होगा, डिपेंड करता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किस वाले अनसाउंड माइंड के साथ किया है। कहते हैं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो ना स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो हमेशा ही बाय बर्थ पागल है, पैदाइशी पागल, तो ये बंदा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं, ठीक है, कोई इसका हाथ पकड़ के अंगूठा लगा लेते हैं, साइन करो, उसका स्टेटस क्या होगा? उसका स्टेटस एग्जैक्टली वही होगा जो माइनर का था। माइनर का क्या स्टेटस था बताइए? कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइड है अगेंस्ट हिम, लेकिन अगर उसके बेनिफिट में है उसको इन्फोर्स करवा सकता है। याद है? यानी अगर हमने उससे उधार लिया है, वो हमारे खिलाफ केस करके पैसे वापस ले सकता है। हमने अगर उसे उधार दिया है, हम उसे पैसे नहीं ले सकते, ठीक है? तो हाँ, अगर उसने हमारे से पैसे लेके कोई चीज बनाई हो, खरीद ली हो, तो हम उस चीज पे कोड के जरिए वापस ले सकते हैं कि सर ये देखें इसने हमारे पास कोई चीज ली थी, अब ये थोड़ी है कि इसको खुली छुट्टी दे दे कि ये फ्रॉड करता है लोगों के साथ। वो रिकवर हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी। अगर हमारे से पैसे लेके उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, वो प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वो खा भी गया है, कोई देनदार नहीं है। अगर मेजर हो जाए फिर देनदार होगा पैसों का, फिर भी नहीं होगा। तो ये पागल जो है इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके खिलाफ वाइड है, लेकिन अगर इसके बेनिफिट में हुआ वो इन्फोर्स किया जा सकता है। अच्छा फर्ज कीजिए जैसे कोई बच्चे की तालीम और तरबियत उठा लेता है जिम्मेदारी, उसे क्या माइनर के जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है उसका खर्चा मिलना चाहिए? बिल्कुल। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो मिलेगा, वरना अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माइनर मेजर हो गया, अब वो पेमेंट करेगा? मेजर हो गया क्योंकि रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, उसे कॉम्पिटेंट को नहीं था। अच्छा एक इंटरेस्टिंग केस एग्जाम मैंने पढ़ा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ समझ आ गया? माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे तो वो रीइंबर्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड उसके पास प्रॉपर्टी हो। अच्छा अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड किए हो माइनर के बीवी बच्चों को, हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, हो सकता है वो 14, 15, 16 साल की उम्र में उसकी शादी होगी, बच्चे हो सकते हैं। एक केस स्टडी में उसने कहा अगर माइनर के डिपेंडेंट हैं और उनको नेसेसरीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी रीइंबर्स करवा सकते हैं माइनर की प्रॉपर्टी से। उसी तरह फर्ज कीजिए अगर बंदा पागल, एक दोस्त था किसी का, पागल हो गया, अब वो दोस्त उसका इलाज करवा रहा है, इलाज के जो खर्चे होंगे क्या वो वापस मिलेंगे? कंसेप्ट वही है, अगर उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलेंगे। अच्छा मीनवाइल वो पागल हो गया बंदा, अब वो उसके घर वालों का भी कोई उनके अखराजात उठा रहा है, क्या घर वालों जो अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट्स हैं उन पे खर्चे हुए, क्या वो बंदा रिकवर करवा सकता है? वो भी रिकवर करवा सकता है, ठीक है? तो कंसेप्ट वही है, माइनर वाला था, सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए, हमारा कल वाला भी है, क्लियर हो गया? तो जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है परमानेंटली, या अगर एग्जाम में सिर्फ इतना भी लिखे ना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो आपने यही जूम करना है परमानेंट की बात हो। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके अगेंस्ट वाइड है, उसकी फेवर में हो, इन्फोर्स करवा सकता है। अगर उसके इलाज मुआवजे पे खर्चा हुआ हो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो भी रिकवर करवाया जा सकता है प्रोवाइडेड उसकी प्रॉपर्टी है। अगर उसके बीवी बच्चों डिपेंडेंट्स के ऊपर खर्चा किया जाता है, वो भी रिइंबर्स करवाया जा सकता है प्रोवाइडेड उसकी प्रॉपर्टी है। ये क्लियर हो गया? अच्छा आगे इंटरेस्टिंग चीज है, कह रहा है ऐसे लोग जो यूजुअली साउंड माइंड के, इनके साथ क्या स्टेटस? अब ये देखिए इन दोनों को कंपेयर करना है, वो निस्बतन आसान था, ये थोड़ा सोचना पड़ता है, ये भी आसान। कहता है जो लोग नॉर्मली सही हैं साउंड माइंड, कभी कभार जो है वो पागल हो जाते हैं या समझ बूझ उनकी नहीं रहती, होशो हवास में नहीं रहते वो, ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये साउंड माइंड के थे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये अनसाउंड माइंड के थे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये बात समझ आई? यूजुअली साउंड वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कब? जब साउंड होगा, लेकिन जब अनसाउंड है तब नहीं कर सकता, तो वॉइड। अगर वो यूजुअली अनसाउंड हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? इसमें भी वही, कॉन्ट्रैक्ट कब? साउंड होगा। और अगर अनसाउंड है, अच्छा इन दोनों में मुझे बताइए कोई फर्क है? नहीं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। अभी की बात पूरी नहीं हुई, फर्क अभी आगे आने वाला दोनों में। लॉ इन दोनों केसेस को डिफरेंशिएट करता है, कहता है जनरल रूल ये है दोनों के केस में, अगर वो होशो हवास में था कॉन्ट्रैक्ट किया वैलिड, होशो हवास में नहीं था कॉन्ट्रैक्ट किया वॉइड।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ये कैसे साबित किया, कौन साबित करेगा कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अपने होशोहवास में था कि नहीं था? ये जरा गौर से सुनिएगा। वो कहता है इस वाले बंदे को लॉ एज्यूम करेगा, लॉ क्या एज्यूम करेगा कि ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नॉर्मली साउंड माइंड का रहता है ना नॉर्मली, तो लॉ नॉर्मल सिचुएशन ये एज्यूम करेगा कि ये कंपिटेंट टू, इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक किया, अनलेस प्रूव्ड अनसाउंड, अनलेस के इसको अनसाउंड प्रूव, यानी इसको अनसाउंड है ये साबित करना पड़ेगा। ये नॉर्मली साउंड रहता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अनसाउंड था, ये चीज प्रूव कर, इसको ये नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त साउंड था, नॉर्मली साउंड रहता है वही समझ चलेगी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये अनसाउंड माइंड का था, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। नॉर्मली असम्पशन क्या होगी? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अनलेस प्रूव्ड अनसाउंड। अच्छा, प्रूव कौन करेगा अनसाउंड? बाय पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रही है पार्टी, वो साबित करेगी इसको कि सर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फारग है। कोर्ट जज पूछेगा क्यों फारग है भैया? और सर ये जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये अपने होशोहवास में नहीं था। अब बताइए लॉ किसको कहेगा? उस बंदे को कि भाई तुम साबित करो होशोहवास में थे, कि इस पार्टी को कि साबित करो ये होशोहवास में नहीं था। बर्डन ऑफ प्रूफ इस बंदे पे जो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहता है। अब इस सिचुएशन को कंपेयर कीजिए यूजुअली अनसाउंड के साथ। इस बंदे को जो नॉर्मली अनसाउंड रहता है, कभी कभार साउंड, लॉ क्या एज्यूम करेगा? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये इनकम्पिटेंट था, अनलेस प्रूव्ड साउंड, यानी इसको साउंड प्रूव करना पड़ेगा। किसको? बाय पार्टी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसने इन्फोर्स करवाना। दोनों में फर्क समझ आया? फर्क इस अजम्पशन का है और बर्डन ऑफ प्रूफ का है। इसमें लॉ की अजम्पशन क्या है कि वो कंपिटेंट है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो पार्टी अवॉइड करेगी कि वो साबित करी अनसाउंड था। इसमें लॉ की अजम्पशन क्या है कि वो इनकम्पिटेंट था, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? इन्फोर्सिंग पार्टी के ऊपर। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, एक छोटा सा मुझे, वैसे तो कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन एक केस याद आ गया। वो एक सीजन था एक सूट्स, उसमें लॉयर्स के केसेस के ऊपर डिस्कशन होती थी। उसमें एक एपिसोड थी बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेस कर रहे थे। उसमें होता क्या है कि एक बंदा किसी कंपनी का सीईओ होता है, और वो किसी उधर, आपको पता है वो जुआखाने में उधर होते हैं, खुले होते हैं, लीगल है, उधर जाते हैं जुआखाने में, साथ में कुछ मशरूब वगैरह भी पीते रहते हैं, साथ में जुआ भी खेलते रहते हैं। तो एक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, मिसाल के ऊपर नहीं। तो उधर बैठा बैठा वो कोई 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 छोटे छोटे गिलास पीता गया, जुआ लगाता गया, हारता गया। एंड पे आके कहने लगा मैं अपनी सारी की सारी कंपनी जुए पे लगाता हूं, और वो भी हार गया। बाद में अपने वकील से मिला, तो क्या मैं सारी कंपनी हार गया हूं, क्या करूं? उसने कहा मसला ही कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, शर्त लगाई जाए, कॉन्ट्रैक्ट ये ना कि अगर मैं जीता तो ये तुम्हारी कंपनी मेरी, मैं हारा तो मेरी कंपनी तुम्हारी, ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है तरह से कि अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। एग्री करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग से? अच्छा, मुझे बताइए केस रूल कौन सा अप्लाई होगा इसमें? स्पेसिफिक पर्सन वाला, यूजुअली साउंड वाला, या यूजुअल साउंड? यूजुअली साउंड वाला। अच्छा, अब साबित लॉ क्या जूम करता कि ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था? अगर ये बंदा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो अवॉइड, अब ये अवॉइड करना चाहता था, तो इसका मतलब है इसने साबित करना था कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैं अपने होशो-हवास में नहीं था, मैं ड्रंकन पर्सन था। ये साबित करना था। कैसे साबित किया? उनका बात जो जुआना होता था उसकी वीडियो थी, उसने सारी वीडियो ली, उसके ऊपर देखा जा सकता था कि वो पहले 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसने जज को जाके कहा कि सर आप खुद बताइए, ये इतने ज्यादा नशा करने के बाद कोई बंदा अपने होशो-हवास में रह सकता है? जज ने कहा वाकई बात तो सही है, 2-4 गिलास होते तो खैर थी, इतना ज्यादा वाकई बंदा होशो-हवास में नहीं रहता, तो ठीक है अगली पेशी में मैं फैसला करता हूँ इसका। अब दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा आप जुआने की वीडियो लेके आते हैं। उन्होंने, उनकी कोई मीटिंग थी ऑफिशियल, दूसरी पार्टी ने उस कंपनी के ऑफिस में उनकी जो ऑफिशियल मीटिंग थी उसकी वीडियो निकलवाई। उसमें देखा जा सकता था कि मीटिंग के दौरान वो जो बिजनेस डिसीजन कर रहा है उसी तरह, उसी रूटीन के साथ, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 10-12 उधर भी चढ़ा गया गिलास। अपोजिट लॉयर ने ये कहा कि अगर ये बंदा 10-12 गिलास पी के अपनी कंपनी के फैसले कर सकता है, इसका मतलब है इसकी रूटीन के मुताबिक ये छोटी सी चीज है, ये आउट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता। लॉयर ने, जज ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो केस डिसमिस कर दिया, यानी वो प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ी। अब ये छोटी सी एग्जांपल आपको फोकस करवाने के लिए दी कि जो यूजुअली साउंड और यूजुअली अनसाउंड माइंड है, इसमें फर्क इस चीज का होता है। फर्क होता है अजम्पशन का और फर्क होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले। नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
लॉ ने कुछ लिस्ट दी है लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिन्हें कहा ये डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें हम अनसाउंड माइंड को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें माइनर को डिस्कस नहीं करेंगे, उनको तो लगा से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन लोग हैं? एलियन एनिमी। लॉ में जब लफ्ज एलियन लिखा जाता है इसका मुराद खलाई मखलूक नहीं है, खलाई मखलूक नहीं है। सियासत में भी जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मुराद, इससे मुराद खलाई मखलूक नहीं होती। हाँ। उसी तरह लॉ में भी जब लफ्ज एलियन इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है किसी दूसरे मुल्क का शहरी। इससे मुराद अभी एनिमी नहीं है। एलियन का मतलब अभी एनिमी नहीं हुआ। एलियन का मतलब जैसे जितने भी चाइनीज हैं वो पाकिस्तान में रहना है, हमारे लिए क्या कौन है? एलियन है। लेकिन फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, अगर अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं छिड़ी, अगर जंग छिड़ जाए, पाकिस्तान में जितने भी इंडियंस हैं वो हमारे लिए कौन होंगे? एलियन एनिमी। इस वक्त इंडियंस एलियन है। इस वक्त इंडियंस कौन है? अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए, एलियन है। वो कहता है एलियन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में जंग छिड़ जाए, तो जंग के दौरान भैया से तो नहीं हो सकता एक तरफ जंग छिड़े और एक तरफ ले तजारत भी हो रही है। लॉ कहते हैं नहीं, आपकी जितनी भी ट्रेड है सस्पेंड हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, जब जंग खत्म हो जाए फिर देखें अगर कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल है कि अभी भी परफॉर्म हो सकता है। बाज कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं टाइम क्रिटिकल होता है उनमें, और अगर टाइम गुजर जाए उसके बाद परफॉर्म करने का फायदा कोई नहीं। अगर उनमें टाइम क्रिटिकल था, ऐसे था टाइम, तो फिर तो वो बाद में भी परफॉर्म नहीं होंगे। लेकिन अगर उनमें टाइम क्रिटिकल नहीं था और पार्टी डिसाइड करती है कि चलिए जंग खत्म होगी, अब हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव कर लेते हैं, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन अहम चीज क्या है? जंग के दौरान में सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड हो गया। एलियन एनिमी कंसेप्ट समझ आ गया? एलियन और एलियन एनिमी में फर्क। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। सॉवरेन जैसे सफारतकार होते हैं, आपको याद है रेमंड डेविस क्या किया था? बंदा ठोक गया था हमारा, ठीक है, और क्या हम उसका कुछ कर पाए थे? लॉ कहता है जो सफारतकार होते हैं इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। इनको होता है इस्तिस्ना हासिल। सिफारतकारों को क्या हासिल होता है? इस्तिस्ना, ठीक है। ये हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। हम इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते अनलेस वो खुद कहे अच्छा ठीक है मैं तैयार हूं, मेरे पे केस कर दो। वो पागल कहेगा, पागल ही होगा जो कहेगा ठीक है मैं गलती की, मुझे फांसी में लगा दो। नहीं नहीं भाई मुझे निकालो यहाँ से, यूएसए भेजो। तो उसको क्या किया जाएगा? उसके खिलाफ केस चलेगा कि उसे यूएसए भेज दिया जाएगा। हाँ जी, पहले भी ऐसा हुआ, इसी तरह किया जाएगा, आइंदा भी ऐसा होता है तो इसी तरह किया जाएगा। वैसे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ हम डिस्कस नहीं, क्रिमिनल लॉ डिस्कस नहीं करें, सिविल लॉ करें, लेकिन क्रिमिनल लॉ में भी इसी तरह का इस्तिस्ना हासिल होगा। वैसे थोड़ी निकल गया, वो नहीं होगा तो बना दिया होगा उन्होंने। बहरहाल सिविल लॉ में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तिस्ना हासिल है। हम जो फॉरेन सॉवरेन्स हैं एंड एम्बेसडर्स हैं, अच्छा इसका ये मतलब नहीं कोई भी फॉरनर, नहीं, जो सफारतकार होते हैं उनकी बात कर रहा है। कोई भी फॉरनर हुआ वो तो एलियन में आ जाएगा। फिर कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स कौन होते हैं? जो के जेल में सजा भुगत रहे हों, जिनको सजा याफ्ता, सजा भुगत रहे हों, ठीक है। जैसे हमारे नहीं ताजा जो राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है। अब देखिएगा वो कह रहे हैं कि जो कन्विक्टेड है, जो बंदा जेल में ना सजा भुगत रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा जेल में बैठा हुआ फोन पे डीलिंग कर रहा है, इधर से माल खरीदो उधर बेच दो, ऐसा का कोई चक्कर नहीं है। जो कन्विक्टेड लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर पिछले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे उनकी वायलेशन हुई लेकिन जेल में है, उन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस भी फाइल नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कर लिया था, अगली पार्टी पेमेंट नहीं करी, मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर दूं। भागो, कोई केस फाइल नहीं करना, फिर तुम्हारे दूसरे दिन कहोगे पेशी है मैं उधर जा रहा हूँ, तो इधर सजा भुगतो। कन्विक्टेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता और दूसरों के खिलाफ केस भी फाइल नहीं कर सकता अगर पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। हाँ, अगर वो उसकी सजा एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, या वो जमानत पे पैरोल, जमानत पे रहा हो जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये राना सनाउल्लाह साहब की जो एग्जांपल मैंने आपको दी वो इसलिए कि एक्सपायरी का केस नहीं है, सजा पूरी नहीं हुई, जमानत में रहा, ठीक है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर इंसॉल्वेंट बंदा क्या सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ? नहीं कर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी रहती नहीं है। क्यों? इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी किधर चली जाती है? ऑफिशियल असाइनी के पास, लिक्विडेटर के पास। किसके पास चली जाती है प्रॉपर्टी? ऑफिशियल असाइनी किसे कहते हैं? लिक्विडेटर को। कोई बंदा बैंकों से लोन लेके गए, सर मैं डिफॉल्ट करके पैसे नहीं दे सकता, कोर्ट कहेगा अच्छा ऐसा करो, अब तुम घर में बैठो, तुम्हारे जितने भी लेन देन है उसके लिए बंदा अपॉइंट करते हैं,
वो जिन जिन लोगों से जो जो प्रॉपर्टी से तुम्हारे पैसे लेना देना है रिसीव करेगा, और जिन लोगों को पे करना है उनको पे करेगा प्रोपोर्शनेटली, जो भी बनता है। तो इंसॉल्वेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावर इसके पास नहीं रहती है। वो ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर के पास चली जाती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इस इंसॉल्वेंट बंदे के सारे एसेट्स बेचे और जितनी भी लायबिलिटीज है, जितनी जितनी पे हो सकती है उतनी पे कर दे। नेक्स्ट, कंपनीज, ये जनरल रूल है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। ये कंपनी नाम इस तरह की हमने बात पढ़ी है कोई, ये वैसे पुरानी हुआ करती थी, अब ये मेमोरेंडम में थोड़ी सी रिवीजन आ गई। आपको पता है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाली बात आती है। तो बहरहाल उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पॉइंट दिया हुआ है, हमने इसको याद करना है कि कंपनीज अपने मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वगैरह ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक बिजनेस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इनसे हटके कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं। देखिए लॉ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लॉ की केस स्टडी मुश्किल है, वो भी वैसे अगर पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, अगर कंसेप्ट समझा हो ना तो केस स्टडी इंटरेस्टिंग होती है। छोटी छोटी कहानियां होती हैं और उसमें बाज़ औक़ात बड़े बड़े मजे के पॉइंट्स होते हैं। तो जरा देखते हैं हमारे चैप्टर 3 में कोई मजे की केस स्टडी है कि नहीं है। भाई पढ़ के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। अच्छा पढ़ के आए हैं, चलिए पेज 24। मुझे बताइए सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सिर्फ केस स्टडीज, सिर्फ केस स्टडी। चलिए अगर जो रटे वाले क्वेश्चन है, कंसेप्ट रिव्यू, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर वो आप पे छोड़ रहा हूं, वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं खुद से हर केस स्टडी आपको करवा। A offers by letter to sell his car to B for rupees 15,000, चैप्टर 3 का है, क्वेश्चन 2। B at the same time offers by letter to buy A's car for rupees 15,000। क्या हसीन इत्तेफाक है? उधर उसने कहा कि मेरी गाड़ी खरीद लो 15,000 में, इधर से इसी ने भी यही कहा कि मैं अब आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं 15,000 में। The two letters cross each other in the post. Is there a concluded contract between A and B? कौन सी ऑफर है? काउंटर ऑफर? नहीं, ये क्रॉस ऑफर है। क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों की तरफ से ऑफर है, उधर से भी ऑफर है, इधर से भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो किसी की तरफ से नहीं है। 3, क्वेश्चन 3, मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज लैपटॉप टू मिस्टर बी विद डिलीवरी मेड 30 डेज आफ्टर फुल पेमेंट। कह रहा भैया अभी लैपटॉप भेजने को तैयार हूं, पेमेंट अभी करो, डिलीवरी होगी 30 दिन बाद। मिस्टर बी इज रेडी टू बाय इट बट विद इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएटली ऑन हाफ पेमेंट। ये कौन सी ऑफर है? काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर का इफेक्ट क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन 6, ए मर्चेंट सेंट हिज सन सी टू आगरा विद ए लेटर फॉर बी एन आगरा मर्चेंट। ए ने अपने बेटे सी को भेजा, उसने कहा जाओ बेटा वो बी उधर है एक मर्चेंट, उधर जाओ आगरा में। इन द लेटर ए ऑफर टू सेल बी ए क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड रिक्वायर्ड बी टू गिव हिज रिप्लाई टू सी। इसको जरा अंडरलाइन कीजिए, रिक्वायर्ड बी टू गिव हिज रिप्लाई टू सी। उसने बताया कि भाई अपनी एक्सेप्टेंस किस तरीके से देनी है, सी को रिप्लाई दो। बी सेंट अवे सी विदाउट ए रिप्लाई, विदाउट ए रिप्लाई को अंडरलाइन करो। ये तो नहीं कहा ना, ना तो नहीं की, उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा जाओ मैं। बट डिसाइडेड लेटर टू एक्सेप्ट एज ऑफर बाय टेलीग्राम। बाद में उसने कहा मुझे ऑफर मंजूर है टेलीग्राम से, सी को भेज चुका था। द टेलीग्राम रीच्ड ए बिफोर सी इज रिटन। टेलीग्राम पहले पहुंच गया। वो सोच रहा होगा, ए क्या सोच रहा, मैंने कहा था सी के हाथ जवाब भिजवाना, इसने जवाब टेलीग्राम के जरिए भिजवा दिया है, यही सोच रहा होगा ना ए। अच्छा, हैज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर कहा गया था उसके मुताबिक नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है। और लेकिन इस सूरत में ये जो मिस्टर है ए, ये बी को बताएगा क्या कि भैया आपकी ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले या एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता, फिर दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन उसे कहे भैया जिस तरीके से मैंने कहा था उसी तरीके से भेजो, और दूसरी ऑप्शन उसे कहे कि मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, आपने प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं भेजी। भैया बात समझ आई? ये केस स्टडी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, पहली वाली तो फारिग थी। इसमें क्या हुआ, उसने बेटे को भेजा, उसने कहा जाओ उस बंदे को जाओ और उसे ऑफर पे दो और इसे जवाब लेके आना। उस पार्टी ने जवाब इसे नहीं दिया और बाद में किसी दूसरे तरीके से जवाब दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? ये डिपेंड करता है इस ऑफरर पे, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। जी एक्सेप्ट भी कर सकता है एज इट इज, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन वो हो सकता है कि
ना एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, कहे भाई जिस तरीके से मैंने कहा था उसी तरीके से मैसेज भेजो। तीसरी ऑप्शन ये भी है उसके पास कि वो कहे कि मैं रिजेक्ट करता हूं, आपने जिस तरीके से मैंने कहा था उस तरीके से मैं, एक तरह से ये कंडीशन भी तो है, उसने कंडीशन पूरी नहीं की, ठीक है कंडीशन पूरी नहीं पारोगे तो कंडीशन पूरी, अगर हम ऑफर के साथ कंडीशन लगा सकते हैं, अगर वो बंदा वो कंडीशन पूरी नहीं करता हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं रिजेक्ट भी कर सकते हैं। समझ आई बात? कोई बात नहीं, बात लिखी उसमें ऐड कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि कल हमने जो माइनर के साथ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाला केस पढ़ा था, वो कंसर्ट पढ़ा था, डिपेंडेंट वाली बात उसमें भी नहीं लिखी हुई थी, नहीं लिखी हुई थी ना। तो बात केस स्टडी का ये फायदा होता है, एक नया एंगल सोचने को मिलता है, केस स्टडी का फायदा होता है सोचने को नया एंगल मिलता है। 6 क्लियर, आगे चलते हैं। 7 S offers to sell B his car for rupees 50,000. T is standing nearby says, I will take it if B does not take it. S ने ऑफर की B को, T खड़ा हुआ था, उसने कहा अगर ये नहीं देता तो मैं लेता हूं। B is not interested in the car. B कार खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं। क्या S और T के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं भाई, उसने उसको ऑफर ही नहीं किया, हमारा बताया ऑफर। हाँ, ये जो T है इसने ऑफर की है, ठीक है। S ने जो ऑफर की है वो B को की है, T को नहीं की। लेकिन T ने जो ऑफर दी फिर वो T की तरफ से ऑफर समझी जाएगी। अब अगर S चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो इनके दरमियान में अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि जी फिर क्या पोजीशन क्या है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है चाहे तो नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट उसने लिखी है, दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाली स्टेटमेंट आई विल टेक इट इफ ही डज नॉट टेक इट, ये भी ऑफर ही है, ये भी ऑफर ही। और अगर अल्फाज बता दी हियर इज द मनी आई टेक द कार, ये भी ऑफर ही है, उसे जबरदस्ती थोड़ी लेके जाएगा, ठीक है। ऑफर ही है, दोनों अल्फाज फर्क है लेकिन दोनों ऑफर। ये बात समझ आई आपको? नहीं समझ आई? नहीं तो उसने ऑफर की ना, उसने ऑफर की। अब ये ऑफरी, इस वक्त ऑफरी कौन है? एस की मर्जी है, चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन 8 X sees a book displayed in a shelf of a bookshop with a price tag of ₹85. X tenders ₹85 on the counter, काउंटर पे 85 रुपए रखता है, कहता है ये लो भैया, and ask for the book, किताब दे दो। Book seller refuses to sell, saying that the book has already been sold to someone else and he does not have another copy of that book in the stock. Is the book seller bound to sell the book? क्यों नहीं? डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो होता है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। जो कस्टमर था उसने ऑफर की, बुक शॉप वाले ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन 9 An auctioneer advertised in a newspaper that a sale of office furniture would be held at Delhi. B, a broker of Bombay, reached Delhi on the appointed date and time, but the auctioneer withdrew all the furniture from the auction sale. The broker sues him for loss of time and expense. Will he succeed? अखबार में आ रहा है, वो बंदा सफर तय करके दूर उधर पता चला कि ऑप्शन हो ही नहीं रही। अब बताइए, वो ये कह नहीं भाई तुमने जो अखबार में इश्तेहार दिया था वो ऑफर थी और मैं जो उधर से आया हूं इधर मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, वो चीज मुझे डिलीवर करो, पाबंद है। इसका भी सिचुएशन 8 वाली है, क्या? इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। क्वेश्चन 10 बदर, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, नौकर को भेजा था उसने, अब घोड़ा खरीद के नहीं, ढूंढ के लाओ। उधर चला गया, किसी उसने ऐलान कर दिया जो कोई घोड़ा ढूंढ के लाएगा कितने में लिखा हुआ है 20,000 में इनाम दूंगा। बाद में जब वो नौकर ढूंढ के लाया उसे पता चला इसमें तो नाम है, क्या ये ऑफर कौन सी थी? जनरल। नौकर इनाम क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। ये लीगल प्रोविजन लाजमी लिखनी है, रेलिवेंट जो होती है, ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है और ये कम्युनिकेट नहीं होती उसको। यहां तक क्लियर, कोई इशू तो नहीं। क्वेश्चन 13 बी ऑफर टू सेल हिज कार टू ए फॉर ₹95,000. ए एक्सेप्ट्स टू परचेज इट फॉर, बी ने कहा भाई 95,000 की कार खरीदो, ए ने कहा नहीं मैं तो 94,500 की खरीदूंगा। बी ने कहा भाग जाओ मैंने नहीं बेचनी। ए कहने का अच्छा ये लो 95,000, बी ने कहा नहीं 95,000 में भी नहीं बेचनी, तुमने तौहीन कर दी मेरी ऑफर की। ए कहता है ए सूज बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करें। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? काउंटर ऑफर कैंसिल कर देती है ओरिजिनल ऑफर को, एंड रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड। पहली दफा 95,000 की ऑफर उन्हें रिजेक्ट कर दी काउंटर ऑफर के जरिए, अब जब तक दोबारा ऑफर नहीं आएगी उस रिजेक्टेड ऑफर को एक्सेप्ट। क्लियर हो गया? अच्छा यहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो केस किए जाते हैं ना, केस किए जाते हैं तो पार्टी जज उनसे पूछा भैया क्या चाहते हो, वो हो सकता है कहे सर मैं चाहता हूं कि इस बंदे को ये काम करने पे मजबूर किया जाए। जिसने कहा आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का भी हो सकता है कुछ ना करने का भी, तो अगर पार्टी कहे कि जी इसको मजबूर किया जाए कि जो काम एग्री किया था ये करे, इसे कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर पार्टी कहे सर इसको कहा जाए कि जो उसने एग्री किया था कि नहीं करेगा उसे मना करे इसको कि ना करे, इसको क्या कहते हैं?
नॉट टू डू, नहीं नहीं, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, लॉक अप, सूट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन याद है, सूट फॉर इंजेक्शन, मना करते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जज पूछता है हाँ भी पार्टी, एग्रीड पार्टी से, एग्रीड पार्टी कौन सी होती है, जो मजलूम हो बेचारा, हाँ भी क्या चाहते हो, वो कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट अब छोड़े जो एग्री था, मुझे अब उसका हर्जाना अदा करवाएं, सूट फॉर डैमेजेस, कंपनसेशन, कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो उसे पूरा करवाएं। ये तीन तरह के, ये आगे चल के हमने पढ़ने हैं, अभी लफ्ज आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 14, he offered to sell his house to be at a price of 2 million and promised to keep the offer valid till April 30, 2011. A revoked his offer on April 28, उसने कहा था 30 तारीख का फैसला कर लो, फिर 28 तारीख को उसने कहा नहीं भैया मेरी ऑफर खत्म, बी ने 29 तारीख को कहा नहीं मैंने ऑफर मंजूर की। अब बी कह रहा है चूंकि उसने कहा था कि 30 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगी तो मैंने 29 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कह रहा नहीं भैया मैंने तो एक्सेप्टेंस से पहले वो कर ली थी, बताइए कौन सही करा। क्या क्या इस सिचुएशन में जब एग्री किया गया हो कि 30 तारीख तक ऑफर ओपन होगी, क्या 30 से पहले ऑफर रिवोक की जा सकती है, की जा, एक सिचुएशन में नहीं की जा सकती, अगर कुछ पैसे लिए हो ऑफर ओपन रखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये वैसे अच्छा केस था 14, इसमें नया कंसेप्ट था। 16, A offered to sell his car to B for ₹60,000. B said, I accept your offer. Here is ₹50,000 in cash and a 60-day promissory note for the balance. Did a contract result? नहीं भैया उसने एक्सेप्टेंस दे तो काउंटर ऑफर दे दी ना, उसने कहा अच्छा जब कुछ मेंशन आना उसका मतलब है 60,000 भी देना है। नॉर्मली जो ट्रेड की देखे हर ट्रांजैक्शन के अपने अपना रूल होते हैं, जैसे जब आप किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट करें तो उसमें नॉर्मल ट्रेंड होता है कि कुछ परसेंटेज आपको एडवांस में मिलेगी, जिसमें बयाना कहते हैं, और कुछ आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है, ये उसमें ना। लेकिन हमारे जो रेगुलर ट्रेड्स खरीदो फरोख्त के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें अगर टर्म्स मेंशन ना की इसका मतलब अभी पेमेंट करनी है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी है। तो ए ने कहा 60,000, इसका मतलब उसकी इंटेंशन थी अभी दो, बी ने कहा 50,000 रुपये पकड़ो, 60 डे का प्रॉमिसरी नोट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ, काउंटर ऑफर, शाबाश। Question 17, P sold his business to Q without disclosing this to the customer. M and old customer sent an order for goods to P by name. By name को अंडरलाइन करें, कस्टमर ने किसको ऑर्डर दिया, बाय नेम, यानी उसने कहा ऐप ही मुझे ये चीजें हवाले करो, सेंड करो। Q the new owner executed order, उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, is bound to accept the goods, क्यों उसे चीजों से गर्ज नहीं है, नहीं नहीं, ऑफर स्पेसिफिक, जिसको ऑफर की जाए स्पेसिफिक ऑफर दे, जिसको की जाए वही एक्सेप्ट कर सकता है। कि उसने ऑफर पी को भेज रहा चीजें, क्यों, ऐसे थोड़ी होता। क्वेश्चन 18, Zahid made an offer to Yasin to sell his car for ₹50,000 if he sends his acceptance by telegram. By telegram को अंडरलाइन कीजिए, प्रेस्क्राइब्ड मैंने दे रहा कि नहीं। Immediately on receiving the offer, Yasin sends a letter of acceptance instead of a telegram. Deviated acceptance, deviated prescribed manner में तो नहीं है ना। Required whether a contact has been made between Zahid and Yasin, contact हो गया। अच्छा अब बताइए, आगे भी डिस्कस करें, जाहिर अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकता है, अगर नहीं चाहता तो एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उसे यासीन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भैया आपने एक्सेप्टेंस तो दी लेकिन चूंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं थी इसलिए मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये आपकी एक्सेप्टेंस रिफ्यूज की जा रही है। बात समझ आ रही है आपको। इस जैसा केस भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, कौन से वाला था वो, कोई था आगे चल, सी वाला, हाँ वो आगरा वाला, आगरा वाला, सी वाला नहीं, आगरा वाला, आगरा, सी वाले तो पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, आगरा वाला नहीं था, हाँ मर्चेंट वाला जो बच्चे को भेजा, ठीक है। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹400,000, क्या मतलब, ये सनम शुजा आबादी है, शायरों के तहल्लुक इस तरह के होते हैं ना। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज्ड a pay order of ₹150,000 with a promise to pay the balance in monthly installment of ₹62,500 each। बताइए भाई, उसकी ऑफर के उसने चीथड़े उड़ा दिए, तो देखा 1.5 लाख लो बाकी किस्तों में, एक्सेप्ट कर सकता है, ऑफर एक्सेप्ट कर भी, आपने क्वेश्चन में तो सीधा ये नहीं लिखना नो, आपने उसकी, ये काउंटर ऑफर है, एक्सेप्ट करना चाहे ऑफर कर सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो ये काउंटर ऑफर है, रिजेक्ट हो जाएगी। एब्सोल्यूट वाला, हाँ ये भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये भी लिख सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है जी। 19 क्लियर। लेकिन केस स्टडी में डिस्कस करते हुए आपको ये लिखना चाहिए कि अब ऑफर के पास ऑप्शन है, वाइडेबल है उसके लिए, वाइड नहीं वाइडेबल है, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले चाहे ना करे।
22. A offers to sell a house in Mumbai to B for rupees 50,000. Offer is communicated to B in Delhi by an express letter. Letter is delayed in the censor office. दरमियान में किसी वजह से डिले हो गया लेटर. Before A's letter reaches B, B receives a telegram from A revoking his offer. जी, A ने B को ऑफर किया भाई घर खरीदोगे, B ने कहा यस. लेटर दरमियान में कहीं डिले हो गया. मीनवाइल A ने कहा मैं आपको घर नहीं बेचूंगा. क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? क्या एक्सेप्टेंस हो गई है? एक्सेप्टेंस जे ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू बी बाय एक्सप्रेस लेटर. अच्छा सॉरी, ऑफर का लेटर डिले हो गया, मैं समझा एक्सेप्टेंस का डिले हो गया. द लेटर इज डिलेड बिफोर एज लेटर. बी को पता ही नहीं अभी कुछ, तो ऑफर पहुंचने से पहले रेवोकेशन होगी. हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. ये दोनों लेटर ए नहीं भेजे हैं, बी ने कुछ भी नहीं भेजा अभी. अब भेजने के काबिल नहीं रहा, ऑफर जो रिवोक होगी. क्लियर. 23 ऑन. ठीक है, हो गया था. ठीक. अब चलते हैं इकाई की छुट्टी. नहीं, हमारी क्लास का टाइम 2:35 तक ऐसे है ना सर, 2:35 तक टाइम है ना जी. तो 2:35 35 ही कह रहा हूँ. नहीं, उर्दू नहीं समझते आप लोग. भाई अभी 5 मिनट में 6 केस स्टडीज हो सकते हैं. छोटी छोटी बच्चों वाली केस स्टडीज होती हैं. क्वेश्चन 3, चैप्टर 4 का क्वेश्चन 3. कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. A minor fraudulently represented to a money lender that he was of full age and executed a mortgage deed for rupees 10,000. A ने कहा भैया मैं तो मेजर हूं, मॉर्गेज डीड है, लोन एग्रीमेंट साइन करो 10,000. ये इंटरेस्टिंग है. Has the money lender any right of action in case of minor for the money lender or for damages? लेकिन अगर ए के पास, जब उसे पता चला कि ये तो माइनर था, ए के पास कुछ पैसे हों अगर बाकी, लेकिन हाँ टे से बात, लेकिन ए ने पहली फसल में उड़ा दी होंगी, निकल जाओगे. 4 को काट दीजिए, 4 केस स्टडी नहीं करनी, सारी निकाल लो. Question 5. A sold some articles from his shop to B on credit, not knowing that B was a minor. Time fixed for payment expired and no payment was made. Sometime later, when B attained majority, A sued him for the price. A ने वेट किया था ना, बंदा था, उसे पता था माइनर को कुछ नहीं हाथ लगा सकते हम. जब मेजर हो गया तब उसने केस फाइल किया. सक्सीड होगा? नहीं भैया, रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकती. माइनर के साथ जो लिया गया उसकी रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकती. अच्छा, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाला नहीं पॉइंट आएगा? नहीं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता तो वो बता रहा होता. 6. An adult said to a minor, I will not pay the commission I promise you for selling my magazine. You are a minor and cannot force me to pay. Is it right? नहीं भैया, माइनर के साथ हर कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं, वाइड है अगेंस्ट हिम, इन फेवर ऑफ हिम वैलिड है. Question 7. Sajid supplied necessaries of life to Hilal a minor. Can Sajid be allowed by law to recover the value from Hilal's property? और अगर हिलाल को नहीं उसके बीवी बच्चों को दिए होते इंसेसिव फिर भी लायबल था. और अगर इसको हिलाल को नई नई गाड़ियां पसंद होती और वो गाड़ियां दे देता इसको, वो नहीं भैया. Amir, a minor falsely representing himself to be of age, enters into agreement to sell his property to Arif and receives him as price a sum of 7,20,000 in advance. उसने कहा भैया मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, 7,20,000 दो मुझे. 7,20,000 दे दिए. Out of this sum, the minor purchases a car for rupees 6 lakh and spend the rest on pleasure trip. After the minor has attained majority, Arif sues him for the transfer of the property or in the alternate for the refund of rupees 720,000 and damages. How would you decide? बताइए, रिकवरी करवा सकता है? दूसरी तो नहीं करवा सकता, कार की करवा सकता है. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. उसकी प्रॉपर्टी माइनर पर्सन लायबल नहीं है. अगर उसकी प्रॉपर्टी है कोई, उससे पैसे लिए जा सकते हैं. भाई कुछ को समझ आया बात? अब देखिए 5-6 केस का 3-4 मिनट भी नहीं हुआ, आप ऐसे बिला वजह डरते हो, इतना मुश्किल नहीं है. ला A supplies some articles of food to B, the wife of C, who is a lunatic. वो पागल है, उसकी वाइफ को आर्टिकल्स ऑफ फूड, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होते हैं ना, खाने पीना. C has assets worth rupees 5,000 on non payment. Can A proceed against assets of C? C भी वो तो पागल है, अनसाउंड माइंड है. हाँ बिल्कुल, नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं. Would your answer be the same if C instead of being a lunatic is a minor? सेम होगा, वो वही कॉन्ट्रैक्ट कर, जो माइनर का वो इसका. अभी भी देखे 2 मिनट बाकी है. अब परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं. फैसला हाँ अच्छी वाली तैयारी होती है,
5 महीने से ठीक ठाक तैयारी की होती है, एंड में थोड़ा सा जरा लगता है कि एक दो टॉपिक नहीं पढ़े हुए फायदा नहीं, पेपर नहीं देना। नहीं, ऐसे ना किया करें। लॉ इजी है, लॉ इजी। अगर आपने क्लासेस अटेंड की है और रोज जाके पढ़ते हैं, घंटा सवा डेढ़ 2 घंटे, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, तो आप आसानी से पेपर पास कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस केस स्टडीज की हो, ये ना उधर रट्टे लगा के गए हो आगे केस स्टडीज आ जाए, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, हाँ, केस स्टडी की अच्छी प्रैक्टिस की हो, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह पास हो। चलिए आज का लेक्चर